सिविल सॉल्व में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अंतर्राज्यीय संबंध यानी इंटरस्टेट रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो भारत जैसे एक संघात्मक व्यवस्था वाले देश में केंद्र और राज्य के मध्य के संबंध जितने मायने रखते हैं उतना ही महत्वपूर्ण होता है राज्यों के मध्य का संबंध, जिसे हम अंतर्राज्यीय संबंध भी कहते हैं। अब चूंकि कुछ चीजों को लेकर राज्यों के बीच टकराहट एक सामान्य सी बात है, जैसे भूमि, नदी, प्रवास, अंतर्राज्यीय व्यापार इत्यादि। अतः संविधान सभा को इस बात का आभास था, इसलिए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने का प्रयास करता है। इस संबंध में संविधान के तहत किए गए प्रावधानों को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में की गई व्यवस्था। दूसरा है अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से समन्वयता की व्यवस्था। तीसरा है सार्वजनिक विधानों, दस्तावेजों एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के पारस्परिक मान्यता की व्यवस्था। एवं चौथा है अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में की गई व्यवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं। एक संघीय व्यवस्था वाले देश में 2 या अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदियों के जल बंटवारे को लेकर अगर विवाद हो जाए तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि जल की कमी एक समस्या है और आने वाले वक्त में ये और भी बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। ऐसे में सभी राज्य ज्यादा से ज्यादा पानी पर अधिकार चाहेंगे। संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी, क्योंकि कुछ जल विवाद तो आजादी से पहले ही चली आ रही थी, जैसे कि कावेरी जल विवाद, जिसे हम आज भी जानते हैं, ये आजादी से पहले की है। इसी को ध्यान में रखकर संविधान में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान की व्यवस्था की गई, ताकि भावी पीढ़ी को अंतर्राज्यीय जल विवाद सुलझाने में मदद प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किया गया है। इस अनुच्छेद में 2 प्रावधान किए गए। वही प्रावधान क्या क्या है? पहला, संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णयन यानी एडजुडिकेशन कर सकती है। दूसरा है, संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में न ही उच्चतम न्यायालय तथा न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे, यानी संसद इस मामले में न्यायालय की भूमिका निभा सकता है। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संसद के द्वारा 2 कानून भी बनाए गए। पहला है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 एवं दूसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। इसका काम है कि अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्ड यानी रिवर बोर्ड की स्थापना करना। याद रखिए कि नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु की जाती है। एवं दूसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। तो इस कानून का इस्तेमाल केंद्र सरकार 2 या अधिक राज्यों के मध्य नदी जल विवाद के न्याय निर्णयन हेतु एक अस्थायी न्यायालय यानी ट्रिब्यूनल का गठन कर सकता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। इस सब मसले में अगर कानूनी दावपेच का मामला आता भी है तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है कि वह राज्यों के मध्य जल विवादों की स्थिति में उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई करे। और इन कानूनों का इस्तेमाल करके अब तक कई न्यायाधिकरणों का गठन भी किया जा चुका है, यानी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जा चुका है, जो कि आप इस सूची के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें न्यायाधिकरण का नाम, स्थापना वर्ष और संबंधित राज्य दिया गया है। इसमें 5वें नंबर पे आप कावेरी जल विवाद देख सकते हैं, जिस न्यायाधिकरण का गठन 1990 में किया गया है। इससे संबंधित राज्य कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी। सामान्यतः जो संबंधित राज्य हैं किसी भी नदी के जल विवाद से लेकर, इसका मतलब है वह नदी उस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। इसलिए कावेरी जल विवाद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह इसलिए भी क्योंकि ये विवाद 1892 से ही चला आ रहा है, यानी कि भारत की आजादी से पहले। वहीं दूसरा है अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से समन्वयता की व्यवस्था। तो अनुच्छेद 263 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ऐसी किसी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सार्वजनिक हित में हो, तो वह
ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। इस परिषद के निम्नलिखित कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं। वो क्या क्या है? राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह भी देना। ऐसे विषय जिसमें राज्य के साथ साथ केंद्र का भी समान हित निहित हो, उस पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना। तीसरा है, ऐसे विषयों के लिए विशेष तौर पर बनाए गए नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए संस्तुति देना। इन उपबंधों के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा कुछ परिषदों का गठन भी किया जा चुका है, जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय सरकार तथा शहरी विकास परिषद, बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषदें। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय जिस तरह से अनुच्छेद 131 के प्रयोग के माध्यम से राज्यों के मध्य विवादों के निर्णय देती है, उसी प्रकार के अधिकार इन परिषदों के पास भी होते हैं। अंतर बस इतना होता है कि परिषद का कार्य सलाहकारी होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय अनिवार्य रूप से मान्य होता है, जैसा आप लोग जानते हैं। कुछ परिषदों की चर्चा करते हैं। तो पहला है अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए गठित सरकारीय आयोग 1983 से 87 के बीच संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सुझाव दिया। सरकारीय आयोग की सिफारिशों को मानते हुए वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की गठन भी की। इसमें निम्न सदस्य थे। कौन? अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां विधानसभा उपस्थित हो, और उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जिसमें कि गृह मंत्री भी शामिल होंगे। इस परिषद के कार्य वही हैं जो अनुच्छेद 263 के क्लॉज ख एवं ग में वर्णित है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें राज्यों अथवा केंद्र का साझा हित निहित हो। इन विषय पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना, ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के सामान्य हित में हो और अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपे गए हो। अगर अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखें तो परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होती हैं। इसकी बैठकें पारदर्शी होती है तथा प्रश्नों पर निर्णय एकमत से होता है। परिषद की एक अस्थायी समिति भी होती है और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी ताकि परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा होती रहे। परिषद की सहायता के लिए एक सचिवालय भी होता है जिसे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय यानी इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है एवं 2011 से यही सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। अगर बात करें क्षेत्रीय परिषदों की यानी रीजनल काउंसिल की, तो ये परिषदें आप याद रखें कि सांविधिक होती है यानी स्टैट्यूटरी होती हैं, न कि संवैधानिक, यानी कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम के माध्यम से किया गया है। जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जिसके तहत 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1956 ईस्वी में रखा गया था। यह सुझाव पंडित नेहरू ने ऐसे समय में दिया था जब भाषाई पैटर्न पर राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप भाषाई शत्रुता और करवाहट हमारे राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बन रही थी। इस अधिनियम के तहत देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया। वे 5 कौन से परिषद हैं? उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसके सदस्य राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर थे, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इस तरह से आप यहाँ पे 5 परिषद का नाम देख सकते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर परिषद, जिसे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कहते हैं, चूंकि इसका गठन 1971 में किया गया था, इसलिए यह इस सूची में आपको नहीं दिखेगी और इसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य कौन कौन हैं? तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: केंद्र सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री एवं क्षेत्र में स्थित
प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। यह नोट करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री पांचों क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है एवं इसके सुझाव बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद में सलाहकार के रूप में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके पास मताधिकार नहीं होता है। तो वे कौन कौन है? योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति या क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव, लेकिन याद रहे ये मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते परिषद के तहत। इसके अलावा क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की। तो इस परिषद में पूर्वोत्तर के 8 राज्य यानी सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा शामिल है। इसके भी कार्य कमोबेश बाकी परिषदों की तरह ही हैं। कुछ काम अलग से हैं, जैसे इस परिषद के सभी सदस्य राज्यों को समय समय पर सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। रीजनल काउंसिल्स का उद्देश्य क्या है? राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना तथा अपनी संस्तुति देना, रिकमेंडेशन देना। मुख्य विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना, केंद्र तथा राज्यों को सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने में तथा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान को सक्षम बनाना एवं देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना। वहीं तीसरा है सार्वजनिक विधानों, दस्तावेजों एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के पारस्परिक मान्यता की व्यवस्था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, तो प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके राज्य क्षेत्र तक ही सीमित होता है। ऐसे में यह संभव है कि एक राज्य दूसरे राज्य के कानून और दस्तावेज को स्वीकृति न दे। इसी को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 261 में पूर्ण विश्वास तथा साख का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड क्रेडिट के उपवाक्य दिए गए हैं, यानी केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, दस्तावेजों जो किसी प्राधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा जारी किया गया हो एवं न्यायिक प्रक्रिया को पूरे भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की गई। मसलन किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को कोई राज्य अमान्य करार नहीं दे सकता। और दूसरी बात ये कि इसे एक संदर्भ यानी रेफरेंस के तौर पर भविष्य में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ध्यान रहे ये सिर्फ दीवानी मामलों यानी सिविल अफेयर्स पे ही लागू होता है, न कि फौजदारी यानी क्रिमिनल अफेयर्स पे। ऐसा क्यों? ताकि एक राज्य के जो दंड देने का नियम है वे दूसरे राज्य पर लागू न हो। अंतिम है अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। तो संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 में भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन किया गया है। 301 अनुच्छेद में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का वर्णन है। इस अनुच्छेद के अनुसार संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम स्वतंत्र होगा। इस प्रावधान के अनुसार स्वतंत्रता केवल अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर भी है। अतः यदि किसी राज्य में इस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, पर सिर्फ संविधान के इस भाग यानी कि भाग 13 के तहत आने वाले प्रतिबंध ही मान्य होंगे। वहीं बात करें अनुच्छेद 302 की, तो इसके तहत व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति के बारे में बात की गई है। लोकहित को ध्यान में रखकर संसद राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 303 के तहत व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान किया गया है। संसद अनुच्छेद 302 का इस्तेमाल करके कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती है जो भेदभाव पैदा करे। दूसरे शब्दों में
संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती है। मसलन अगर प्रतिबंध होगा तो वो सभी राज्यों के लिए बराबर रूप से होगा। हालांकि अगर किसी राज्य में वस्तुओं की कमी होती है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अगर संसद को कोई विभेदकारी विधि भी बनानी पड़े तो वह बना सकती है। बात की जाए अनुच्छेद 304 की, तो राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन के बारे में इस अनुच्छेद 304 के तहत बात की गई है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्य राज्य कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकता है जो उस राज्य में उत्पादित वैसी ही वस्तु पर लगता है, लेकिन राज्य विधानमंडल को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयात किए गए वस्तुओं और उस राज्य में उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो। हालांकि लोक हित को ध्यान में रखकर राज्य व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ऐसे किसी विधायक को राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के विधानमंडल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 305 में विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वो चूंकि राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन है, इसलिए संसद अथवा राज्य विधायिका किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा को जिसमें सामान्य नागरिक शामिल हो या न हो जारी रखने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 306 को 7वां संविधान संशोधन द्वारा शून्य कर दिया गया है, इसलिए हम लोग 307 के बारे में बात करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। यानी संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी यानी अथॉरिटी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह अनुच्छेद 301, 302, 303 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे। तो यह था अंतर्राज्यीय संबंध से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।